नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज का जो वीडियो है वो शायद ही भारतीय जनता पार्टी को पसंद ना आए, क्योंकि आज मैं जो खुलासे करने जा रहा हूं वो इतने भयंकर हैं कि शायद कोई भी भारतीय सोच नहीं सकता कि किस तरह से ये जो मोदी सरकार है वो जनता को मदद के नाम पे इमोशनल करके पैसे वसूल करती है चंदा के नाम पे। और उस चंदों का आखिर होता क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता चलता है। आज के वीडियो में मैं आपको वो सबूत दूंगा कि किस तरह से हजारों करोड़ों रुपए का चंदा जो सरकार लेती है आखिर वो पैसा जाता कहां है। मैं आपको आज वो दिखाने जा रहा हूं जो शायद ही आज तक आप लोगों के सामने ये ना आया होगा। मैं निवेदन करता हूं कि आप ये सारी वीडियो पूरा देखें और इस वीडियो को हर भारतीय तक शेयर जरूर करें। मेरा एक फर्ज है एक भारतीय नागरिक होने के नाते कि भारत सरकार के अंदर जो चीजें चल रही हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उसकी जानकारी आप तक मैं पहुंचाऊं। सबसे बड़ा सवाल, अगर आप इस मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं या तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। अगर आप हिम्मत करके इन सरकार से सवाल पूछने के लिए अदालत में जाते हैं तो आपको अदालत में किस तरह से बर्ताव किया जाता है उसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पीएम केयर्स फंड जो कोरोना के नाम पे, महामारी के नाम पे पैसे डोनेशन मांगे जा रहे हैं, चंदा मांगा जा रहा है, आखिर उसके हिसाब को लेके आखिर कितने पैसे आए सरकार के पास और क्या उसकी व्यवस्थाएं हैं, उसको जानने के लिए अगर कोई व्यक्ति जानना चाहता है तो उसे किस तरह से सुप्रीम कोर्ट जैसे अदालत में जजों द्वारा फटकार लगाई जाती है। कारण ये है कि ये सवाल मोदी जी से पूछा गया है। ये वीडियो देखिए, एक याचिकाकर्ता के साथ सुप्रीम कोर्ट के जज ने कैसा बर्ताव किया उसकी एक छोटी सी झलक है। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। पीएम केयर्स फंड को घोटाला बताने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। दरअसल याचिकाकर्ता वकील मनोहर लाल शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को लेकर कड़ी फटकार भी लगाई। वकील मनोहर लाल शर्मा ने याचिका में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। एमएल शर्मा की ये याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की और साथ ही वकील एमएल शर्मा को फटकार भी लगाई। तो इस समय की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है याचिकाकर्ता वकील मनोहर लाल शर्मा को, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केस दर्ज करने के लिए याचिका लगाई थी। पीएम केयर्स फंड को घोटाला बताने वाली ये याचिका जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज की। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निपुण, अदालत ने याचिका खारिज की और साथ ही साथ वकील याचिकाकर्ता एमएल शर्मा को फटकार भी लगाई। जरा विस्तार से बताइए क्या हुआ आज। जी बिल्कुल, देखिए बहुत कड़ी फटकार लगाई है कोर्ट ने और ये भी कहा कि अगर उन्होंने बहस किया इस मामले में जरा भी आगे तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, इस तरह से अदालत का वक्त बर्बाद करने के लिए। दरअसल शर्मा ने अपनी बात रखना ही शुरू किया था कि जजों ने बताया कि आपकी याचिका जो है बिल्कुल ही बेतुकी याचिका है। शर्मा का कहना था कि बिना कोई कानूनी व्यवस्था के या बिना कोई अध्यादेश पारित किए सरकार ने एक फंड का क्रिएशन कर दिया है जिसमें कि घोटाले की बू आ रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ कोई टैक्स या राजस्व वसूली की बात नहीं हो रही है, ये विपत्ति काल में लोगों की मदद के लिए विशेष फंड बनाया गया है और आप किस तरह की बात कर रहे हैं जिसका ना कोई सिर है ना पैर है। शर्मा ने आगे भी अपनी बात बोलने की कोशिश की, लेकिन जजों ने उन्हें आगाह किया कि अगर उन्होंने और ज्यादा बहस की तो इस बेतुकी याचिका के लिए उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। तो पीएम केयर्स फंड जो है उसे लेकर ये याचिका जो वकील की तरफ से लगाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका। हम उस देश में रहते हैं जहां पे आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। अगर किसी तरह हिम्मत करके अगर कोई व्यक्ति अदालत तक जाता भी है तो उसे किस तरह से जजों द्वारा फटकार लगाई जाती है, यहां तक कि उसकी पूरी बात सुनने तक का समय जजों को नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से नहीं हार सकता। ये भारत है, यहाँ पे एक से एक व्यक्ति पड़े हुए हैं जो किसी भी हद तक जाके अपनी आवाज बुलंद करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीएम केयर्स फंड को लेके महाराष्ट्र के नागपुर बेंच ने एक आदेश जारी किया है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी को आदेशित किया है कि आप 14 दिन के अंदर अंदर पीएम केयर्स फंड में कितने पैसे आए हैं और उसकी व्यवस्था किस जगह इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी जानकारी आपको देना पड़ेगा। एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि एक ही देश में दो अलग अलग कानून कैसे हो सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी याचिका को खारिज किया है तो मुंबई के बॉम्बे हाई कोर्ट जिसे हम कहते हैं उसकी नागपुर बेंच ने उसी तरह के सवालों पे कैसे उसको मंजूरी दे दी। आखिर अगर ये बॉम्बे हाई कोर्ट में मंजूर हो सकता था तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उस एडवोकेट को क्यों फटकार लगाई।
ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एक ही संविधान है, एक ही कानून है, लेकिन जो कुर्सी पे बैठे हैं उनका बर्ताव ये दिखाता है कि वो आखिर कानून की तरफ हैं या सरकार की तरफ हैं। ये वीडियो देखिए कि किस तरह से महाराष्ट्र के शासन द्वारा, महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा नागपुर बेंच ने क्या आदेश किया है, इसको आप जानकारी देखें। और उसके बाद मैं आता हूं उस सबूत पे जहां पे आपको ये देख के आश्चर्यचकित होगा कि कैसे मोदी सरकार जमा किया हुआ पैसा खा जाती है। नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। कोरोना वायरस के चलते पीएम नरेंद्र मोदी ने फंड की घोषणा की थी। इसका नाम है पीएम केयर्स फंड। इसके हिसाब किताब और काम को लेकर काफी समय से हल्ला मचा हुआ है। इसी कड़ी में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने पीएम केयर्स फंड को लेकर नोटिस जारी किया है। नोटिस केंद्र सरकार और फंड के ट्रस्टियों को भेजा गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार कोर्ट ने पूछा है कि फंड में कितने पैसे जमा हुए और कितने खर्च किए गए हैं। कोर्ट ने आदेश नागपुर के वकील अरविंद वाघमारे की याचिका पर दिया। याचिका में क्या कहा गया वो जान लीजिए। याचिका में वकील अरविंद ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी पीएम केयर्स फंड के लिए बने ट्रस्ट के चेयरपर्सन हैं। गृह, वित्त और रक्षा मंत्री इसके सदस्य हैं। यह फंड कोरोना वायरस के चलते हुई समस्या से निपटने के लिए बनाया गया। इसके जरिए लोगों की मदद करने की बात कही गई थी। फंड बनाते समय कहा गया था कि 3 प्रतिष्ठित लोगों को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के लिए नॉमिनेट किया जाएगा, लेकिन अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं हुई। लेकिन फिर भी करोड़ों रुपए का डोनेशन दिया गया। वकील वाघमारे ने कहा कि इस फंड में जितना भी पैसा जमा हुआ है इसकी जानकारी वेबसाइट पर सरकार को देनी चाहिए, जिससे कि आम लोग इसे देख सकें। साथ ही पीएम केयर्स फंड के हिसाब किताब की जांच भी की जाए। जांच का जिम्मा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी को दिया जाए। साथ ही फंड के लिए बने ट्रस्ट में 2 सदस्य विपक्षी दलों के भी होने चाहिए। सरकार ने क्या दलील दी? याचिका पर सुनवाई के दौरान भारत सरकार ने भी जवाब दिया। सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह पेश हुए। उन्होंने फंड की जांच कराने का विरोध किया। साथ ही याचिका को खारिज करने की अपील भी की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन जस्टिस एसबी शुक्रे और जस्टिस एएस किलोर की बेंच ने सरकार की दलील को नहीं माना और आदेश दिया कि सरकार 2 सप्ताह के अंदर याचिका के जवाब में एफिडेविट दाखिल करे। इसमें सरकार अपना पक्ष लिख सकती है। पीएम केयर्स फंड को लेकर सरकार ने पिछले दिनों आरटीआई के तहत सूचना देने से भी इनकार कर दिया था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा था कि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत ये फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। अब कोर्ट में आगे क्या होता है, सरकार क्या जवाब देती है, देखने वाला होगा। जो होगा वो भी हम आपको बताएंगे। देखते रहिए दी लल्लन। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगले 14 दिनों के अंदर या तो इन हाई कोर्ट के जजों का तबादला हो जाएगा या लोया कांड कैसा करके कुछ एक नया कांड आ जाएगा सामने। जब जब सरकार से मोदी जी से सवाल पूछा गया है तब तब इन सरकारों ने जजों का ट्रांसफर किया है। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं इस बार भी कुछ ऐसा ही एक्टिविटी इस जजों के साथ होगा जिन्होंने हिम्मत दिखाई। अब वो समय आ गया है कि हमें इन जजों के साथ खड़ा रहना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि ये इकलौते ऐसे लोग बचे हुए हैं जो अभी भी असली जो न्यायिक प्रक्रिया है उस पर काम करते हैं, विश्वास करते हैं, और उसके बदले में इनको मिलता है केवल तबादला। तो मैं देखना चाहता हूं अगले 14 दिन में सरकार इस पे क्या कार्रवाई करती है। तो आते हैं अपने असली मुद्दे पे। आपको याद होगा हमारे देश में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक दुर्घटना होती है, पुलवामा हमला होता है, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। सरकार उसके बाद एक अकाउंट नंबर जारी करती है जिसमें कहा जाता है कि ये जो हमारे शहीद हैं उनके लिए, उनके परिवारों के भविष्य के लिए, उनकी मदद के लिए पैसे भेजें, डोनेशन दें, चंदा दें। और लोगों ने खुले दिल से, भारत के तमाम जनता ने जितनी जिसकी हैसियत थी उतना उसमें मदद किया गया। लेकिन उस पैसों का हुआ क्या? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि एक महिला टीचर किस हद तक जाकर इस सरकार में भारत के सैनिकों के लिए, शहीदों के लिए किस तरह से पैसे जमा किए थे और उसके बाद उन पैसों का क्या हुआ, ये मैं आपको दिखाता हूं। पुलवामा के शहीदों के सम्मान में सारा देश खड़ा है। यूपी के बरेली की टीचर किरण झागवाल ने शहीदों के परिवार वालों के लिए 1,38,000 रुपए की सहायता भेजी है। टीवी पर शहीद जवानों की पत्नियों की चित्कार ने किरण को झकझोर कर रख दिया, जिसके बाद किरण ने अपने कंगन बेच दिए और इससे मिले पैसे को शहीदों के परिवारों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में भेज दिया। इन्होंने देश की जनता से अपील की है कि देश का हर एक नागरिक 1 रुपया जमा करे, जिससे देश के वीर जवानों की मदद की जा सके।
मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सेना जो आपके मेरे मन में जब मैंने उनकी विधवाओं को रोते बिलखते, वो तो चले गए, लेकिन जब मैंने उनकी विधवाओं को रोते बिलखते हुए देखा तो मन ने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ इनके लिए। सो मेरे हाथ में कंगन थे, मैंने वो कंगन निकाले और उनको सेल किया, बेचा, और जो उनसे जो कीमत मिली वो मैंने प्रधानमंत्री राहत कोष में डाल दी। इसी तरह से हजारों करोड़ों लोगों ने करोड़ों रुपए हमारे शहीदों के लिए भेजे, लेकिन आखिर में ये पैसे गए कहां? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा पैसा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खा लिया। शहीदों को एक फूटी कौड़ी तक नहीं पहुंची है। ये मैं इस चीज दावे से कह सकता हूं क्योंकि आज मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं कि जिस सैनिकों के नाम पे, जिस सैनिकों की शहादत के नाम पे ये नरेंद्र मोदी जी जनता से वोट मांग के जीते हैं, सत्ता में आए हैं, उन्हीं शहीदों की परिवार को आज उन्होंने दयनीय मरने जैसी स्थिति में छोड़ दिया है। आपके जेब से 1 रुपया नहीं जाता था मोदी जी। देश की जनता ने दिल खोल के इन परिवारों के लिए अरबों रुपए की मदद की, लेकिन आपकी सरकार ने वो पैसे तक, शहीदों के पैसे तक खा गए। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं आप सभी को। ये वीडियो उन शहीदों के परिवार के हैं, उनकी विधवाओं के हैं, उनके बच्चों के हैं। वो खुद कबूल कर रहे हैं कि किस तरह से 1 रुपए की भी मदद मोदी जी ने नहीं की है, और वो जो पूरा पैसा चंदा के नाम पे आया था वो पूरा का पूरा खा लिया गया है इस सरकार के लिए। ये वीडियो देखिएगा जरा। उनके परिवारों की शहादत, इन शहीद परिवारों की अपने मुंह से कबूली हुई ये स्टेटमेंट्स हैं, ये वीडियो हैं। जैसे मैंने लाल अपना खोया, कोई माँ अपना लाल नहीं। लड़के की शादी भी नहीं हुआ, लौट के आए भी नहीं किए तो शादी के बातें क्योंकि आगे का कोई रास्ता कमा के खिलाने वाला इस परिवार की है। ऐसे शहीद होते रहेंगे तो परिवार अनाथ होते रहेंगे। पिता से ज्यादा मेरे लिए दोस्त के समान थे। उस समय लड़की के शादी के बारे में बात किए थे उनसे कि हाँ एक लड़का बताए थे कोई, तो बोले कि वहाँ पहुँच करके बात करेंगे, आवाज नहीं ठीक से आ रहा है। शादी क्या करेंगे, लौट कर आए भी नहीं किए, शादी करना के लड़की का शादी भी नहीं हुआ तो बहुत बड़ा लड़की का शादी करना था। लड़की का शादी भी नहीं हुआ, लौट के आए भी नहीं किए तो शादी के बातें हो गया। साल भर होने जा रहा है तो ये लोग तो अपना अपना अति के लिए आगे बढ़ा रहे हैं कि हाँ अब साल भर हो गया तो कैसा जिंदगी कटा, जैसा कटता है सुख जिसके साथ होता है उसी को न पता लगता है कि हाँ कैसे जिंदगी कटता है। क्योंकि आगे का कोई रास्ता कमा के खिलाने वाला इस परिवार की है, कोई रास्ता है जिसका आर्थिक स्थिति आगे के लिए हो जाएगा, वो हो जाएगा, परेशान मत हो, कोई कहीं कुछ नहीं होता है। उसी टाइम सब ध्यान रखते, उसके बाद सब भूल जाते हैं। शहीदों के नाम पे मांगे गए पैसे तो कम से कम छोड़ देते सरकार। ये शहीदों की बेवाएं हैं, विधवाएं हैं जो आज खून के आंसू रो रही हैं। और कौन सा आपके जेब से पैसा जाता था? पूरे देश ने दिल खोल के अपने शहीदों के परिवारों के लिए चंदा भेजा, पैसे भेजे, लेकिन वो पैसे आज तक, पुलवामा हमला के 1.5 साल होने आया, आज तक वो पैसे उन परिवारों तक नहीं पहुंचे। आखिर मैं जानना चाहता हूं इस भारत के नागरिक होने के नाते, उन पैसों को क्यों खाया आपने मोदी सरकार? वो पैसे कहां हैं मोदी जी? क्या आप उसका हिसाब नहीं देना चाहेंगे, या सिर्फ आप पैसे लेने के लिए हैं, पैसे जब सही जगह पहुंचाने के लिए नहीं है? मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जो हश्र पुलवामा में आर्थिक मदद के नाम पे सैनिकों को शहीदों के नाम पे लिया गया और उस पैसे का कोई फायदा उन शहीदों के परिवारों को नहीं मिला, ठीक उसी तरह से आज कोरोना जैसी महामारी के नाम पे वापस से
पीएम केयर्स नाम का जो अकाउंट बना के देश से वसूली की जा रही है, उसका भी लगभग कुछ ऐसा ही हश्र होने वाला है। ये जो पीएम केयर्स फंड है, ये आगामी बिहार चुनाव, उत्तर प्रदेश चुनाव और महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए आपको इस्तेमाल होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जिस तरह से पुलवामा में शहीदों के नाम पे आपने वोट मांग मांग के राजनीति की और आखिर में उन परिवारों तक आज तक वो फैसिलिटी और उनका जो लाभ है नहीं मिल पाया है। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मोदी जी कि आप इस तरह की चीजें करेंगे। एक परिवार, शहीद का परिवार किस मुसीबत में जी रहा है, उसको मदद करने के चक्कर में आपने करोड़ों रुपए जमा किए, आखिर उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। और ये जो पीएम केयर्स का पैसा है वो भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मैं आपको बोल सकता हूं दावे के साथ छाती ठोक कर कि जब तक बाजार में ये 2 कौड़ी के विधायक और सांसद बिकने के लिए तैयार हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी जैसे सत्ता जो इस तरह की राजनीति करते हैं, ये लोग हमेशा सत्ता में रहेंगे। जब तक ये विधायक और सांसद बिकते रहेंगे, ये ऐसे ही चंदा मांग मांग कर लोगों से पैसे ले लेकर अपने विधायक खरीदेंगे, सरकारें बनाएंगे। लेकिन अब ये देश की जनता जागरूक हो चुकी है, लोग समझने लगे हैं। मैं आप पूरी तमाम जनता से कहना चाहता हूं कि अगर अब भी सोए रहें तो एक दिन यही मोदी सरकार पूरा देश बेच देगी। आज मजदूरों की जो हालत है पूरे देश के अंदर, बिहार, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बेरोजगारी है, आखिर क्यों दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है? और उसके बावजूद एक भारतीय होने के नाते हमारी भावनाओं से खेलकर आप हमारे ही आर्थिक नुकसान करने में लगे हुए हैं। ये सबूत हैं और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये सारे लोगों तक जरूर पहुंचाएं। ये देश को जानना है कि आखिर पुलवामा का जो करोड़ों अरबों रुपया जमा हुआ वो शहीदों तक क्यों नहीं पहुंचा। ये जो पीएम केयर्स है, वो जिसमें जनता अपने तरफ से पैसा जमा कर रही है, उसका हिसाब आप क्यों नहीं देंगे? ये आपको देना पड़ेगा। और अब इस देश में ये तानाशाही नहीं चलेगी। हम जैसे हजारों लोग हैं जो सवाल पूछेंगे, आप जो चाहे वो कर लें, ये सवाल का दायरा नहीं रुकेगा। तमाम लोगों से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचाएं। और जो लोग मेरे पेज पे अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो कृपया मेरे पेज से जुड़े। मेरे पेज का नाम है द विनय दुबे, THE स्पेस VINAY स्पेस दुबे DUBEY। इस पे करीबन 94,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं। मैं तमाम लोगों से निवेदन करूंगा इस पेज पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि हमेशा मैं जो चीजें लेके आता हूं वो देश के हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए आपकी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।